कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। देश की आज़ादी में बड़ा योगदान रहा है कांग्रेस का। और आज के दौर में कि राहुल गांधी वो शख्सियत है जो बेखौफ होकर के अन्याय के खिलाफ लोगों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर निकले। हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर के मुल्कों में जाकर के डंका पीटते हैं कि हम लोकतंत्र की जननी हैं, लेकिन लोकतंत्र की जननी के उस मंदिर के अंदर उनकी पार्टी के सांसद किस भाषा का प्रयोग करते हैं, ये पूरे देश और दुनिया ने देखा। ना आपके पास पैसा रहने दे रही है बीजेपी, ना पावर रहने दे रही है, क्या स्ट्रैटेजी है? बीजेपी को लोकतंत्र में यकीन ही नहीं। ये देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके दानिश अली का कारोबार, अपने समाज को जगाना, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करना, जो हमारे पुरखों ने सपना देखा था कि इस देश की जो मिली जुली संस्कृति है, इस देश का जो किसान है, इस देश का जो नौजवान है, इस देश का जो व्यापारी है, उसकी समस्याओं को उठाना। पिछले 5 साल में पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर जितनी बार अमरोहा का नाम गूंजा है, पिछले 50 साल में इतनी बार अमरोहा का नाम गूंजा है। तो बीजेपी की तरफ से या कभी ऐसा ऑफर नहीं आया कि इस तरफ आ जाइए? इतनी हिम्मत अभी उनमें नहीं है किसी में। पंजाब में साथ क्यों नहीं लड़ रहे? हम नहीं चाहते कि वहाँ ऑपोजिशन का स्पेस बीजेपी को मिल जाए, तो इसलिए बीजेपी में आज की जो बीजेपी है, ये वाजपेयी वाली बीजेपी नहीं है। मोदी अमित शाह की बीजेपी में कोई सवाल नहीं कर सकता। लेकिन जब नौजवान रोजगार मांगने जाए तो उस पर कम से कम लाठियों की वर्षा बनती है, डंडों की वर्षा। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। टीम पॉलिटिक्स की चुनाव यात्रा का ये दूसरा भाग है और हम अमरोहा पहुंचे हुए हैं। हमारे आज के मेहमान हैं कुंवर दानिश अली जी, जो पहले बीएसपी से सांसद थे लेकिन उसके बाद अब कांग्रेस से जुड़े हैं। कई सवाल होंगे और उसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश होगी कि इस बार 2024 के चुनाव में असल में कांग्रेस के मुद्दे क्या हैं, अमरोहा के लोगों की मांग क्या है और दानिश अली 2024 के बाद किस तरह से अमरोहा को देखते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सवाल वही जिससे आप बचना चाहेंगे, लेकिन सवाल ज़रूरी है कि बीएसपी और कांग्रेस में अंतर क्या है। आप 5 साल बीएसपी के साथ रहे, अब कांग्रेस के साथ सफ़र शुरू होने वाला है, क्या फ़र्क देखते हैं दोनों पार्टियों में? देखिए, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। देश की आज़ादी में बड़ा योगदान रहा है कांग्रेस का। आज हम इस लोकतांत्रिक देश में अगर मौजूद हैं तो उसी की वजह से हैं। आज देश के अंदर जितने बड़े शिक्षण संस्थाएं हैं, आईआईएम हो, आईआईटी हो, ये सब पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद के ज़माने के। आज जिस देश के संविधान पे हम देश चलता है, हम बिलीव करते हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसी कांग्रेस की सरकार के कानून मंत्री थे, जो ये संविधान के तहत जो देश चल रहा है। और आज के दौर में जो सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी वो शख्सियत है जो बेखौफ होकर के अन्याय के खिलाफ लोगों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर निकले। एक और सवाल है, जैसे जब मैं अमरोहा को देखता हूं तो लगभग 40% के आसपास जो वोटर है वो मुस्लिम है और 20% एससी कम्युनिटी से आता है। जब आप बीएसपी से थे तो आपको इन दोनों का समर्थन मिला था। इस बार आपको क्या लगता है वो 20% जो एससी कम्युनिटी से आने वाला वोटर है वो क्या रोल प्ले करेगा, उसको कैसे अपने साथ जोड़ा जाए, क्योंकि बहन जी किसी भी हालत में गठबंधन में नहीं आई हैं, तो वो क्या एक समस्या दिखती है अमरोहा में आपको? देखिए, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो वोटर है, शेड्यूल कास्ट वोटर बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है, वो जान रहा है और वो दानिश अली को भी जानता है कि पार्लियामेंट के अंदर जितना देश के दलित समाज के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए दानिश अली बोला है, शायद कोई नहीं बोला। बीएसपी के और भी सांसद थे, 10 सांसद थे हम, लेकिन अमरोहा का सांसद हमेशा शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के लोगों के लिए बोला। मेरे तो जो दूसरी पार्टीज के वहाँ कुलीग्स थे हाउस में, उन्होंने नाम मेरा निकनेम रख दिया, बोले देखो अब ये बोलने खड़ा हुआ है, अब ये देखो एसवीपी
मेरा नाम ही एसवीपी रख दिया, शोषित वंचित पीड़ित, कि ये इसका कोई सेंटेंस, इसका कोई भाषण ही खत्म नहीं होता दानिश अली का जब तक 4 बार अपने भाषण में शोषित वंचित पीड़ित की बात ना कर ले। तो जिन लोगों ने हमें चुन करके भेजा है, जिस समाज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो जाहिर सी बात है उस समाज की हम बात करेंगे। और बाबा साहब के संविधान के ऊपर अगर हमला होगा तो सबसे पहले हम लोग खड़े हुए हैं और आगे भी खड़े होंगे। जहाँ तक बीएसपी का सवाल है, बीएसपी जिन उसूलों को लेकर के, जिस बीएसपी की जो बुनियाद रखी गई थी, उन उसूलों के साथ दानिश अली ने कोई समझौता नहीं किया, दानिश अली की आइडियोलॉजी ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, दानिश अली के कॉन्शियस ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हाँ, हो सकता है कि बीएसपी की लीडरशिप की कुछ मजबूरियां रही होंगी जो गठबंधन में नहीं है, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। एक और सवाल, आपको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला, उसके बाद उसी पार्लियामेंट में आपको कुछ शब्द कहे गए। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात जानना चाहूँगा, जब ऐसा किस्सा आपके साथ होता है तो उसके बाद के 24 घंटे कैसे गुजरे, क्योंकि वो जो शब्द था सिर्फ दानिश अली के लिए नहीं था, वो पूरी जमात जिसको रिप्रेजेंट करते हैं दानिश अली, या वो पूरा तबका जो इस समय देश में टारगेट पर है, वो हर उस तबके के लिए था। वो 24 घंटे कैसे बीते थे? देखिए, ये बात मैं कई बार कह चुका कि वो दिन जो था वो देश के लोकतंत्र के लिए काला दिन था, देश के लोकतंत्र के मंदिर के लिए वो काला दिन था। जहाँ हम बैठते हैं पार्लियामेंट के अंदर, पूरा देश और पूरी दुनिया देखती है। हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर के मुल्कों में जाकर के डंका पीटते हैं कि हम लोकतंत्र की जननी हैं, लेकिन लोकतंत्र की जननी के उस मंदिर के अंदर उनकी पार्टी के सांसद किस भाषा का प्रयोग करते हैं, ये पूरे देश और दुनिया ने देख लिया। वो गालियां, वो भाषा सिर्फ मेरे लिए नहीं या सिर्फ मेरे समाज के लिए नहीं, वो इस देश की जो मिली जुली संस्कृति है, इस देश की जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उसकी आत्मा को झंझोड़ने का काम किया उस दिन। और भाजपा जो है उसके प्रोटेक्शन में खड़ी हो गई है। अच्छा, उसके बाद कभी विधुड़ी जी से आपकी पर्सनल बातचीत हुई? संसद में आते जाते कभी मिले क्या? उन्होंने कभी आपको सॉरी बोला? कभी ऐसी कोई मुलाकात हुई? देखिए, उन्होंने जो मेरी जानकारी, उन्होंने जो है प्रिविलेज कमेटी में जो है शायद माफ़ी मांगी है। मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई, और क्योंकि प्रिविलेज कमेटी का जो होता वो एक सब्जुडिस टाइप का मामला होता है, तो उसमें उन्होंने लिखित में शायद माफ़ी मांगी है। दानिश जी, एक बात और बताइए, 1700 करोड़ का नोटिस भेजा गया है कांग्रेस को, आपके खाते सीज हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं, हेमंत सोरेन जेल में हैं, कैसे लड़ेंगे इसके बाद भी चुनाव? ना आपके पास पैसा रहने दे रही है बीजेपी, ना पावर रहने दे रही है, क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, बीजेपी को लोकतंत्र में यकीन ही नहीं है। ये देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं। जब इलेक्शन के दौरान खाते सीज हो जाएं एक देश के मुख्य विपक्षी दल के, तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही कहां से रह गया? ये तो चुनाव आयोग को इसमें दखल देना चाहिए था। लेकिन हमें यकीन है कि जनता सब देख रही है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मेरा, मैं अमरोहा घूमा यहाँ आने से पहले, आपसे मिलने से पहले, एक छोटी सी शिकायत भी थी लोगों की कि दानिश अली जी अमरोहा नहीं रहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ये बात भी कही कि ये कोई शिकायत नहीं है, वो हमारे घर के आदमी हैं, तो हम उनसे मिलेंगे तो ये बात कहेंगे कि हमको ये बुरा लगता है, लेकिन वोट हम उन्हीं को देंगे। तो ये कैसा जुड़ाव है कि शिकायत के बाद भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं? और इस शिकायत पे भी मेरा सवाल है कि अमरोहा क्यों नहीं रह पाते हैं आप, कारण क्या है? देखिए, ये सब बीजेपी का नैरेटिव है, क्योंकि बीजेपी के जो सांसद थे, या मेरे से पहले जो कम से कम 3 सांसद जो आज की डेट में बीजेपी में हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो
या एक डायरेक्ट बीजेपी के सांसद थे, दूसरे इनडायरेक्टली बीजेपी के अलायंस में जीते, एक बार एक इंडिपेंडेंट। उन लोगों का ना तो कभी पार्लियामेंट के अंदर किसी ने देखा कि क्षेत्र के का कोई सवाल उन्होंने उठाया हो। वो जीत के और अपने कारोबार में लग जाते हैं, कारोबारी लोग हैं। दानिश अली का कारोबार अपने समाज को जगाना, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करना, जो हमारे पुरखों ने सपना देखा था कि इस देश की जो मिलीजुली संस्कृति है, इस देश का जो किसान है, इस देश का जो नौजवान है, इस देश का जो व्यापारी है, उसकी समस्याओं को उठाना। देखिए, लोकतंत्र के अंदर लोकसभा, भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा जो वो सबसे बड़ी पंचायत है। वहाँ हम जाकर के साइन करके टीए लेने नहीं जाते हैं। अमरोहा के सांसद के रूप में मैंने एक काम किया है पिछले 5 साल में, और इसलिए मेरी जनता मेरे साथ है और खुश है। आपने जैसा कहा कि शायद किसी को ये शिकायत रही होगी कि वो मैं उससे नहीं मिल पाया, लेकिन उसके बाद भी कह रहा कि वोट हम उनको ही देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि दानिश अली ने अमरोहा के नाम पर स्क्रीन पर जो धूल जमी हुई थी पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, उस धूल को साफ करने का काम किया है। पिछले 5 साल में पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर जितनी बार अमरोहा का नाम गूंजा है, पिछले 50 साल में इतनी बार अमरोहा का नाम नहीं लिया गया। पूरे देश के अंदर अगर कहीं कोई शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के साथ, कोई महिला के साथ कोई घटना घटती है, किसान के साथ कोई घटना घटती है, नौजवान के साथ, छात्रों के साथ कोई घटना घटती है, तो सबसे पहले उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम अमरोहा का नुमाइंदे के रूप में दानिश अली करता है। एक और सवाल दानिश जी, सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी जैसे अपने कैंडिडेट चुनती है तो वो फिल्मी सितारों को और सेलिब्रिटीज़ को बहुत आगे कर रही है। सदन में उनकी अटेंडेंस 50% रहती है। हेमा मालिनी उसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि वो दोबारा फिर उन्हें टिकट मिला, उनकी अटेंडेंस 50% है। रवि किशन है, इसके अलावा इस बार कंगना भी फील्ड में आ गई हैं। आपको क्या लगता है कि सदन के भीतर जब ऐसे लोग बैठते हैं जिन्हें ये नहीं पता कि एक सांसद का क्या काम होता है, शायद, तो इन फिल्मी सितारों की राजनीति में जो एंट्री है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 50% अटेंडेंस की बात की है आपने। अटेंडेंस का मतलब होता है कि आए, साइन किए और अपने काम में, कारोबार में लग गए। अगर आप सदन में भागीदारी की बात करेंगे तो शायद 1% भी नहीं है। अटेंडेंस तो काउंट हो गई, आपने साइन किया और चले गए रजिस्टर पे। सांसद वो होता है, हम जैसा सांसद, कि गाली खाने के लिए भी रात के 11:15 बजे बैठा था हाउस के अंदर। भाषण हमारा शाम को 5 बजे खत्म हो गया था। हम सदन चलता है, कार्रवाई चलती है पार्लियामेंट की, तो सुबह 11 बजे से लेकर जब तक सदन एडजर्न नहीं हो जाता तब तक बैठते हैं, क्योंकि हम उसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। ये तथाकथित सितारे, मैं इनको सितारे नहीं मानता, मेरे सितारे गांव देहात, खेतों खलियानों में काम करने वाले लोग मेरे सितारे हैं। रिक्शा चलाने वाले, ठेली लगाने वाले, रेहड़ी पटरी लगाने वाले, ये मेरे सितारे, मैं इनको सितारे नहीं मानता। ठीक है, करें अपना कला का काम करें, लेकिन ये नहीं है कि आप इस प्रक्रिया का दुरुपयोग करें। अच्छा, कभी अमित शाह जी ने ऑफर नहीं दिया? इस समय तो बड़ा दल बदल का दौर चल रहा है और आप एक सिटिंग सांसद हैं, मजबूत वोट बैंक है आपके पास, तो बीजेपी की तरफ से या कभी ऐसा ऑफर नहीं आया कि इस तरफ आ जाइए? इतनी हिम्मत अभी उनमें नहीं है किसी में, क्योंकि वो दानिश अली के कैरेक्टर को जानते हैं। दानिश अली चट्टानों से टकराने वाला मिजाज रखता है, और शायद यही वजह है जब अच्छे अच्छे के मुंह पे उन्होंने ताला मार दिया, अच्छे अच्छे की जुबान बंद कर दी, तब अमरोहा की जनता के आशीर्वाद की वजह से, अमरोहा की जनता की दुआओं की वजह से दानिश अली के हौसले को वो तोड़ नहीं पाए हैं और ना तोड़ पाएंगे। एक आखिरी और सबसे मजबूत सवाल, चाहे मैं 2014 देखूं या 2019 देखूं, कांग्रेस हमेशा यही मुद्दे लेकर आई, रोजगार का सवाल हो, युवाओं का सवाल हो, भर्ती का सवाल हो। कारण क्या है कि वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है? कैसे देखते हैं दानिश अली इसको एक सांसद होने के नाते, कि क्या नेतृत्व की कमी है या आप जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि मुद्दे तो आप सामाजिक उठा रहे हैं, एक तरफ भाजपा धर्म पे खेल रही है और उसका उसको एडवांटेज मिल रहा है, आपके मुद्दे सामाजिक हैं, फिर भी वो वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? इसकी कमी कहाँ पर है?
देखिए, जो गोदी मीडिया है और जो आरएसएस बीजेपी की जो पाठशालाएं हैं, वो सुबह ही सुबह नफ़रत का जहर जो है, नफ़रत की अफीम का अंटा सुबह ही अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे छोड़ देते। अब आप मेरे यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, मैं गंगा के दोनों तरफ मेरा क्षेत्र है, यहाँ हर साल कांवड़ भी निकलती है। ये मिली-जुली संस्कृति का एक केंद्र है मेरा क्षेत्र। मैं भी कह रहा था अपनी भाषण में कार्यकर्ताओं के बीच में कि नौजवान, इस देश का युवा जब धार्मिक कार्यक्रम में जाएगा तो उसके ऊपर पुष्प वर्षा होगी, लेकिन वही युवा जब रोजगार मांगने जाएगा तो उस पे डंडों की लाठी की वर्षा होती है। यही सरकार, वही पुलिस, वही प्रशासन। जब तक इसको हम नहीं समझेंगे, आप वर्षा पुष्प वर्षा करिए, दोनों तरफ करिए। हम धार्मिक कार्यक्रमों में पुष्प वर्षा हो इसके हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जब नौजवान रोजगार मांगने जाए तो उस पर कम से कम लाठियों की वर्षा मत कीजिए, डंडों की वर्षा। मुख्तार अंसारी अब नहीं है इस दुनिया में। ट्विटर पर अलग अलग तरह के नैरेटिव हैं। कोई उनको बदमाश, अपराधी, गैंगस्टर कह रहा है, कोई उनके परिवार का रिकॉर्ड बता रहा है कि कैसे परमवीर चक्र और उनके नाना राष्ट्रपति रहे और वो किस तरीके से एकता के लिए लड़ते थे। आप कैसे देखते हैं मुख्तार अंसारी? देखिए, जहाँ तक मुख्तार अंसारी साहब, अफजाल अंसारी साहब के परिवार का, क्योंकि अफजाल अंसारी साहब मेरे साथ सदन में लोकसभा के सदस्य हैं और मैं उनके यहाँ अभी पिछले साल में गया भी था, उनके गांव, उनका एक स्कूल है, उसके कार्यक्रम में मैं मुख्य अतिथि के तौर पर गया था। देखिए, वो परिवार का बहुत बड़ा योगदान इस देश की आज़ादी और इस देश की सरहदों की रक्षा करने में रहा है। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ब्रिगेडियर उस्मान उस परिवार से आते हैं जिन्होंने अपनी शहादत दे दी इस मुल्क की रक्षा कर। अब क्या है कि कभी कभी एक नैरेटिव बनाया जाता है। मैं उनके किसी आपराधिक रिकॉर्ड को या उन्होंने अगर कुछ गलत किया है तो उसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा। कोर्ट है, उसी वही तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि ये स्वदेश संवैधानिक व्यवस्था के तहत चलेगा या बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। जुडिशियल कस्टडी में हत्याएं हो जानी, जुडिशियल कस्टडी में मौत हो जानी, उन पर सवालिया निशान लग रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। 5 नाम लूंगा और आपसे पूछूंगा कि वो सुन के आपके जहन में क्या होता है। पहला नाम वरुण गांधी, क्या लगता है? देखिए, वरुण गांधी हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारे सहयोगी सांसद, लेकिन बीजेपी में उनका दम घुट रहा है क्योंकि उन्होंने किसानों की बात कर दी, साफ साफ बात की। तो इसलिए बीजेपी में आज की जो बीजेपी है, ये वाजपेयी वाली बीजेपी नहीं है। मोदी अमित शाह की बीजेपी में कोई सवाल नहीं कर सकता। तो कांग्रेस में जगह है वरुण गांधी के लिए? वो फैसला ले, कांग्रेस की लीडरशिप उस पर कॉल लेगी। दूसरा नाम गौतम अडानी। देखिए, इस देश के सारे संसाधनों को, मेरे पार्लियामेंट में मैंने रिकॉर्ड पे बोला है, मैं कोई हैंकी पैंकी नहीं रखता। 70 साल में जो देश के अंदर जो PSUs क्रिएट किए गए टैक्स पेयर्स के पैसे से, उनको आप कौड़ियों के दाम अपने मित्र प्रधानमंत्री जी के बहुत अच्छे मित्र, प्रधानमंत्री जब चुनाव लड़ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जब जाते थे चुनाव, तो मैं देखता था कि वो उनके ही हवाई जहाज़ में वो स्पेशल एयरक्राफ्ट में चला कर। वो एक अलग बात है, हर कोई किसी ना किसी कॉरपोरेट हाउस का लेता है, बट कहीं ना कहीं ये तो साफ जाहिर है कि उनके रिश्ते क्या हैं और क्यों ये कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ का सवाल खड़ा करता है कि एक ही कॉरपोरेट हाउस को जो सरकार के इतने नज़दीक है, उसी को देश के सारे एयरपोर्ट दे दिए जाएं, उसी को देश के सारे पोर्ट्स दे दिए जाएं और उन पोर्ट्स पे लगातार जो है कई बार खबरें आती हैं कि आज इतने टन ड्रग्स पकड़ी गई, आज इतने किलो ड्रग्स पकड़ी गई। मतलब ये हो क्या रहा है? एक और नाम सुधीर चौधरी। क्यों आप ऐसे नाम मेरे सामने ले रहे हैं? मीडिया के नाम पर बदनुमा दाग हैं ऐसे लोग। कम से कम कुछ तो एथिक्स जो है आप जिस प्रोफेशन में हैं उसमें मेंटेन करिए। एक सीमा होती है किसी चीज़ की।
अच्छा, एक आखिरी सवाल लेके इस इंटरव्यू को ख़त्म करूंगा। इंडिया गठबंधन पर एक आरोप लग रहा है कि बाराती ढेर सारे हैं, दूल्हा कौन है ये पता नहीं है। अमेठी रायबरेली से अभी कांग्रेस ने प्रत्याशी तय नहीं किए हैं। आम आदमी पार्टी आपके साथ पंजाब में मिलकर चुनाव नहीं लड़ रही है। ये इतना कन्फ्यूज़न क्यों है इस गठबंधन में? देखिए, इंडिया गठबंधन इकट्ठा है और शायद ये दूल्हे की बात जो लोग करते हैं उन लोगों को या तो हमारी संसदीय प्रणाली पर यकीन नहीं है, जो देश की संवैधानिक व्यवस्था में संसदीय प्रणाली बनाई गई है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है। इलेक्शन के बाद सबसे बड़ा जो दल होता है या दलों का समूह होता है, वो अपना नेता चुनता है और वो नेता प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है। तो पंजाब में साथ क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हम नहीं चाहते कि वहाँ ऑपोजिशन का स्पेस बीजेपी को मिल जाए। बड़ा खुल के जवाब दे दिया आपने। ऑपोजिशन का स्पेस वहाँ बीजेपी को नहीं मिल रहा, बीजेपी फड़फड़ा रही है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक अपनानी पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में हमारे साथ आए। और ये थे कुंवर दानिश अली, जिन्होंने अमरोहा के सवालों पर भी बात की, उसके साथ साथ इंडिया गठबंधन के जो बेसिक सवाल थे जिनको लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं उस पर भी जवाब दिया, और इसके साथ साथ मीडिया की वर्तमान स्थिति पर भी सवाल खड़े किए। हमारी आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप पॉलिटिक्स को जहां से भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी ये चुनाव यात्रा इसके बाद मुरादाबाद पहुंचेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।